हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं हरियाणा एसएससी मॉर्निंग सीजन का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। ठीक है दोस्तों, इसके हम लोग जितने टेक्निकल क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टेक्निकल क्वेश्चन 51 से चालू है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से ही देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई डू वी प्रोवाइड ए फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज क्यों प्रदान किया जाता है? तो फ्यूज का कार्य क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? फ्यूज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में जुड़ा होता है। किसी भी सर्किट में सीरीज में फ्यूज जुड़ा होता है और उसका कार्य होता है कि जब कभी अनवांटेड किसी कारणवश किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोड की वजह से अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, उसमें ओवरलोड करंट फ्लो होती है, तो उससे हमारे सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज का मेन काम यही होता है और वो मेल्ट होकर सर्किट को परपथ को अलग कर देता है। तो इसमें सबसे पहला क्या देखते हैं हम लोग, इसके ऑप्शन देखेंगे। टू रिड्यूस द करंट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट की करंट को कम करता नहीं, ये नहीं होगा। टू रिड्यूस द पावर कंजप्शन टू ए अप्लायंस, ये भी नहीं होगा। टू सेफगार्ड द इंस्टॉलेशन अगेंस्ट हैवी करंट, तो ये है जो भारी करंट से उसकी सुरक्षा करता है इन सर्किट की। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन। चूँकि हम लोग जानते हैं, वो पूछ रहा है कि ऐसा यूनिट जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि आर बराबर होता है हम लोगों का रो एल अपॉन ए। चूँकि जहाँ पे ये रो होता है वो हमारा रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ से हम लोग रो बराबर अगर निकाल लेंगे, रो बराबर हम लोगों को क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। चूँकि आर का हम लोग यूनिट जानते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। एंड एरिया का क्या होता है, जहाँ ए एरिया होता है, ए का होता है मीटर स्क्वायर, एंड एल का मीटर हो जाएगा। अगर हम लोग उसकी लेंथ मीटर में लें तो मीटर से एक मीटर की घात कट जाती है, तो यहाँ से रो बराबर क्या आ जाता है हम लोगों का, ओम मीटर। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होगी, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। तो ओम मीटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो फॉर 1 मिनट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड। मतलब वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड की बात करता है, मतलब टोटल चार्ज की बात कर रहा है कि कितना चार्ज इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र हुआ है, बिजली की मात्रा कितनी, मतलब कितनी स्थानांतरित हुई है। ठीक है दोस्तों, 5 एम्पियर एंड 1 मिनट में। तो हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है हम लोगों का, क्यू बराबर होता है आई टी। तो चूँकि हम लोगों को पता है आई बराबर दिया है 5 एम्पियर एंड टी बराबर दिया है 1 मिनट। चूँकि यहाँ पे टी जो सेकंड में होता है समय, यहाँ मिनट में समय दिया है, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 60 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 300 कूलाम। तो जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी 1 मिनट में वो कितनी होगी, 300 कूलाम। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ ए वोल्टेज डिवाइडर इज 16 वोल्ट विथ नो वोल्ट। यहाँ पे ये देखने वाली बात है दोस्तों कि बोल रहा है कि नो वोल्ट मतलब नो लोड, सॉरी, नो लोड के साथ, नो लोड मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसमें कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ है, तब जो वोल्टेज डिवाइडर है वो 16 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। ठीक है, और व्हेन ए लोड इज नाउ कनेक्टेड, अगर इसमें एक लोड हम लोग कनेक्टेड कर दें तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा एंड इस पे एक मतलब करंट फ्लो होने लगेगी। तो तब व्हाट हैपन टू द आउटपुट वोल्टेज, तब आउटपुट वोल्टेज पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जब एक लोड कनेक्ट कर देंगे तो जो वोल्टेज डिवाइडर है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो जब वहाँ से वोल्टेज से जब सर्किट पूरा हो जाएगा तो करंट फ्लो होगी, तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से उसका जो कुछ वोल्टेज है, तो आउटपुट पर उसका वोल्टेज उसकी सोर्स ईएमएफ से थोड़ा सा कम मिलेगा। इस बारे में मैंने एक वीडियो अपना बनाया, इस बारे में मैंने एक वीडियो में अपने चर्चा की है कि सोर्स ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को देख सकते हैं।
तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो अगर लोड के अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज देखेंगे वो हमेशा ऑलवेज सोर्स ईएमएफ से कम ही मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे कि जीरो तो नहीं मिलने वाला, एंड वी 16 वोल्ट, तो 16 वोल्ट तो नो लोड पे था, लोड अगर कनेक्ट हो जाएगा तो उसके सर्किट में कुछ ना कुछ तो लॉसेस होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कुछ हो जाएगा, एंड 16 वोल्ट से तो अधिक मिल नहीं सकता। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 16 वोल्ट इज लेस देन 16 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई आर सेपरेटर्स प्रोवाइडेड इन ए लेड एसिड बैटरी, मतलब लेड एसिड बैटरी में विभाजक क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो विभाजक का काम ही होता है, सेपरेटर नाम से ही पता चलता है कि वो अलग अलग करता है, क्योंकि जो कंडक्टर्स रहते हैं उसमें जो लिक्विड, मतलब जो कंडक्टर्स प्लेट रहती है उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेटों को सेपरेट करने के लिए, उससे ये होता है कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है उसको बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि प्रिवेंट इंटरनल इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, मतलब इंटरनल जो शॉर्ट सर्किट है उससे बचाने के लिए सेपरेटर्स का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वाट इज इक्विवेलेंट टू, चूंकि 1 वाट मतलब हम लोग जानते हैं कि वाट पूछ रहा है, 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट इज इक्वल टू होता है, ये रटने वाली चीज है, जूल पर सेकेंड। वाट बराबर 1 वाट इक्वल टू होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये पावर का मात्रक होता है कि चूंकि वाट पावर का मात्रक होता है, एंड जूल पर सेकेंड भी, वाट को हम लोग जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं, चूंकि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितने जूल ऊर्जा खर्च की जाती है वो हमारी पावर होती है। ठीक है दोस्तों, तो 1 वाट इक्वल टू जो होता है, 1 वाट इक्वल टू हम लोगों का होता है जूल पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। कह रहा है सेलेक्ट द इक्वेशन दैट विल गिव द टोटल रेजिस्टेंस आर टी, मतलब आर टी मतलब आर टोटल ऑफ 3 पैरेलल रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में जो आर टोटल निकालते हैं हम लोग वो कैसे निकालते हैं, कि जो टोटल निकालते हैं जैसे कि आर पैरेलल में लगे हुए हैं तो 1 अपॉन का आर टी बराबर करते हैं 1 अपॉन के R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस इक्वेशन से हम लोग पैरेलल सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेफर द गिवन सर्किट, मतलब जो ये सर्किट दिया गया है ऊपर फिगर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट अबाउट द करंट इज द नेटवर्क अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, मतलब केसीएल के आधार पर जो ऊपर सर्किट दिया गया है इसके इसके आधार पर कौन सी इक्वेशन सही है जो इस फिगर की दी है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं जो केसीएल होता है, केसीएल क्या होता है दोस्तों, केवीएल केसीएल के लिए मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें मैंने केवीएल एंड केसीएल के बारे में बताया, केवीएल एंड केसीएल क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे केसीएल क्या होता है, क्योंकि केसीएल हम लोग जानते हैं कि केसीएल एट अ जंक्शन पे वर्क करता है, तो यहाँ पे एक जंक्शन दिया गया है, और जंक्शन क्या होता है उसका मतलब कि किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंटों का बीजगणितीय योग बराबर जाने वाली करंटों का बीजगणितीय योग बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट कितनी है, I2 I3 I4, तो इनको हम लोग एक साइड लिख लेंगे I2 प्लस I3 एंड प्लस I4, एंड बराबर जाने वाली करंट कितनी हो जाएंगी I1 एंड I5, जाने वाली करंट कितनी हो जाएंगी I1 प्लस I5। ठीक है दोस्तों, तो I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I1 प्लस I5, ये इक्वेशन बन गई दोस्तों हम लोगों की। अब इसमें हम लोग नीचे देखेंगे इक्वेशन कौन सी इसको पूरा कर रही है, I1 बराबर, ये तो नहीं कर रही, इसमें I1 ही दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 नहीं, ये भी नहीं कर रही है, I1 प्लस I2 प्लस I5 ये भी नहीं कर रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कर रही है I1 प्लस I5 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है दोस्तों, ये इक्वेशन हमारी इक्वेशन को पूरा कर ली, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ एल मीटर इज आर ओम, व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस इफ द वायर इज स्ट्रेच टू टू एल टाइम, मतलब वो ये कह रहा है कि एल मीटर की लंबाई के एक तार का प्रतिरोध आर ओम है, यदि तार 2L तक फैला हो तो प्रतिरोध का क्या प्रभाव होगा। चूंकि
यहाँ पे जो आर की कंडीशन मतलब किसी मटेरियल के आर की कंडीशन के लिए दो केसेस होते हैं कि एक लंबाई को खींचकर बढ़ाना एंड एक लंबाई में उसी उसी क्षेत्रफल का एक और कंडक्टर उसके साथ जोड़ के करना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेच करके किया जा रहा है, मतलब उसको खींच के बढ़ाया जा रहा है। अगर उसी तार को खींच के बढ़ाया जाएगा तो जनरली है कि उसका जो एरिया है वो एरिया जितनी लंबाई बढ़ाई जाएगी उसी रेशियो में उसका एरिया कम हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग देखते हैं कि अगर रजिस्टेंस, चूंकि हम लोग जानते हैं रजिस्टेंस आर बराबर होता है, आर बराबर होता है दोस्तों हम लोगों का, आर बराबर होता है रो एल बाई ए। और चूंकि जब आर बराबर ये होता है, जब हम लोगों का एल हम लोग दोगुना कर देंगे तो हमारा जो एरिया है एरिया भी 2 टाइम्स कम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से आर बराबर जब निकालेंगे, आर वन मान लिया ये आर है, अब आर वन जब हो जाएगा जब एल को दोगुना कर दें तो मटेरियल तो वही है तो रजिस्टिविटी तो वही रहेगी, एंड 2L कर दिया और एरिया जो है हमारा वो 2 टाइम्स कम हो जाएगा, तो A/2 आधा हो जाएगा। तो ये दो जब ऊपर चला जाएगा तो आर वन बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 4 ρL/A। अब ρL/A बराबर तो हम लोगों का आर है, तो यहाँ से हम लोग आर वन बराबर क्या आ जाता है हम लोगों का 4R। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा अब स्ट्रेच करने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना हो जाता है पिछले वाले रेजिस्टेंस से। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इंक्रीज बाई 4 टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज बाई 4 टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम शक्ति अंतरण प्रमेय के अनुसार जब अधिकतम पावर को एसी नेटवर्क से लोड पर स्थानांतरित किया जाता है तब, चूंकि जब एसी नेटवर्क से लोड को स्थानांतरित किया तब मैक्सिमम पावर हम लोगों की जेड एल, चूंकि एसी है तो उसके लिए तो इम्पीडेंस जेड होगा ही। ठीक है दोस्तों, तो जो लोड प्रतिबाधा होती है जेड एल को जेड टी एच के संगत मतलब उसके बराबर होना चाहिए, मतलब जेड एल एंड जेड टी एच का मान बराबर होना चाहिए। क्योंकि संगत प्रतिबाधा का जो जेड टी एच होता है वो कॉन्जुगेट लेके हम लोग उसका मैक्सिमम पावर निकालते हैं, मैक्सिमम पावर लोड के अक्रॉस स्थानांतरित करके निकालते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जेड एल इज इक्वल टू जेड टी एच, ये कंडीशन उसके लिए होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या है, लोड प्रतिबाधा जेड एल को जेड टी एच के बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई डू वी यूज कार्बन ब्रशेस इन इलेक्ट्रिक मोटर। चूंकि इलेक्ट्रिक मोटर में हम लोग कार्बन ब्रश का उपयोग क्यों करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रिक मोटर की बात कर रहा है तो मोटर में जो मोटर को जो जो मोटर होती है उसको करंट देने के लिए हम लोग कम्यूटेटर के ऊपर जो ब्रशेस लगाते हैं तो वो हम लोगों को क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करता है कम्यूटेटर में, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी टू द कम्यूटेटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी टू द कम्यूटेटर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ वी नीड टू जनरेट लार्ज करंट विच वाइंडिंग इज प्रेफर्ड ऑन द डीसी जनरेटर। यदि हमें दीर्घ धारा उत्पन्न करने की आवश्यकता हो तो डीसी जनरेटर पर कौन सी बाइंडिंग उपयुक्त होगी। तो चूंकि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जो वेव बाइंडिंग होती है वो हम लोगों की हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज होती है, एंड जो लैप बाइंडिंग होती है वो हम लोगों की लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए यूज होती है। तो जहाँ पे हम लोगों को हाई करंट की आवश्यकता होगी, लार्ज करंट जनरेट करने की आवश्यकता होगी, वहाँ पे हम किसी भी जनरेटर में लैप बाइंडिंग प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई रिड्यूसिंग द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन द ईडी करंट लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। चूँकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन होता है अगर उसको हम लोग कम कर देंगे ईडी करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ईडी करंट बराबर क्या होता है दोस्तों, ईडी करंट बराबर एक फार्मूला, जैसे हम लोग जानते हैं ईडी करंट का फार्मूला क्या होता है, ईडी करंट बराबर होता है नीटा बी मैक्स का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, टी का स्क्वायर एंड वी। वी यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम। तो चूंकि नीटा नियतांक होता है, ईडी करंट नियतांक, एंड बी मैक्स, बी क्या होता है, बी होता है हम लोगों का मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, एफ फ्रिक्वेंसी होगा, टी जो होता है, टी होता है थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। तो अगर थिकनेस ऑफ लेमिनेशन हम लोग जितनी ही कम करेंगे, चूंकि ये स्क्वायर के रूप में होती है,
जितना भी हम कम करेंगे तो यहाँ से ईडी करंट लॉस जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। इस वजह से थिकनेस ऑफ लैमिनेशन अगर हम लोग कम रखेंगे तो जो ईडी करंट लॉस है ट्रांसफार्मर में वो कम होगी, इट्स रिड्यूस्ड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज रिड्यूस्ड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये टेन टेन पोल हाई स्पीड अल्टरनेटर्स रोटेट्स एट 600 आरपीएम, व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एसी वोल्टेजेस साइकिल पर सेकेंड। तो चूंकि ये अल्टरनेटर रोटेट्स एट 600 आरपीएम, तो ये चूंकि हम लोग देखते हैं कि एन एस बराबर जो दिया है अल्टरनेटर 600 आरपीएम, तो हम लोग जानते हैं एन एस बराबर 120 एफ बाई पी। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एन एस बराबर दिया है 60 एंड 120 एफ बराबर निकालना है, पोल दिए हैं 10 पोल। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसको निकालेंगे तो 12 से 600 कट जाएगा 50 बार। ठीक है दोस्तों, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का, एफ बराबर आ जाएगा हम लोगों का, एफ बराबर आ जाएगा 50 साइकिल पर सेकेंड, या इसी को हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन टू कंडक्ट द संपनर टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। क्योंकि जो संपनर टेस्ट होता है उसमें केवल और केवल दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर होने चाहिए। आइडेंटिकल मतलब उनका फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, उनकी पोलरिटी समान होनी चाहिए, एंड जो उनको पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो उनकी जो आइडेंटिकल मतलब उनके सारे गुण समान होने चाहिए। संपूर्ण टेस्ट में हम लोग दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करके उनका टेस्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कैन बी एम्प्लॉयड ओनली व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर आर अवेलेबल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,